भारत संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारत की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोगों द्वारा दार्शनिक मार्गों का अनुसरण किया गया है। जीवन यापन हेतु जिन पद्धतियों को अपनाया गया है उन्हें ही भारतीय सभ्यता संस्कृति कहा गया है। मतलब भारत एक प्राचीन देश है, तो यहाँ के लोगों द्वारा जो दार्शनिक मार्ग अपनाए गए हैं, जीवन यापन के लिए जिन पद्धतियों का अनुसरण किया गया है, उसे ही भारतीय सभ्यता संस्कृति कहा जाता है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है। मतलब इनके जितने भी उदाहरण हैं वो विश्व में यहाँ से लिए जाते हैं। सर्वप्रथम हम सभ्यता एवं संस्कृति के अर्थ पर विचार करेंगे। तो सभ्यता तथा संस्कृति। सभ्यता एवं संस्कृति को प्राय एक सिक्के के दो पहलू समानार्थी समझ लिया जाता है, किंतु वस्तुतः इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मतलब कई बार सभ्यता और संस्कृति को एक मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इनमें बहुत अंतर है। वस्तुतः इन दोनों में उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए हम सभ्यता की तुलना शरीर और तथा संस्कृति की तुलना आत्मा से कर सकते हैं। जिस प्रकार शरीर के बिना आत्मा, आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, यही बात सभ्यता और संस्कृति के लिए है। जैसे हम सभ्यता की तुलना किससे कर सकते हैं? शरीर से कर सकते हैं, और संस्कृति की आत्मा से। तो जिस तरह शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, आत्मा शरीर के बिना अधूरी है, तो इस तरह दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। सभ्यता का तात्पर्य। तो मनुष्य द्वारा अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने हेतु अपनाए गए ढंग, उपकरण, साधन आदि सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। मतलब अपन जो भी चीज़, सामान्य चीज़ों का उपभोग करते हैं, वो सभी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः व्यक्ति द्वारा अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयासों को सभ्यता। मतलब भौतिक आवश्यकता के लिए अपन जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी को सभ्यता कहा गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार समाज को विकसित और उन्नत व्यवस्था को सभ्यता कहा जाता है। तो समाज को उन्नत और विकसित अवस्था को ही सभ्यता कहा जाता है। विख्यात विद्वान मैकाइवर के अनुसार मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में जिन संपूर्ण कला, विन्यास, संगठन की रचना करता है, उससे सभ्यता। मतलब इनका अर्थ भी ये होगा कि अपने जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो सभ्यता के अंतर्गत है। मतलब इनका कहने का मतलब भी यही आ जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। मतलब पहले मानव आदिवासी जीवन के व्यतीत करता है, लेकिन समाज में व्यवस्थित ढंग से वह रहने लग जाता है, तो सभ्यता के अंतर्गत आता है। डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है, सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। मतलब मानव जो बर्बर अवस्था में रहता था, वो एक सभ्य ढंग से जीना सीख लिया, उसे सभ्यता कहा जाता है। संस्कृति का तात्पर्य। तो आपको समझ में आ गया सभ्यता का अर्थ, जो जीवन जीने की कला, अपनाए गए ढंग, उपकरण, साधन को हम सभ्यता के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने हेतु अपनाए गए ढंग, उपकरण, साधन आदि सभ्यता के अंतर्गत। तो अब आपको समझ में आ गया था सभ्यता क्या है। संस्कृति का तात्पर्य। तो इसका संबंध किसी जाति अथवा राष्ट्र के मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से होता है। कोई जाति अपने विकास के साथ साथ कुछ विशिष्ट गुणों पर बल देने लगती है। इन गुणों के विकास में काफ़ी समय लग जाता है। मतलब इसका संबंध किसी जाति अथवा राष्ट्र के मानसिक और बौद्धिक विकास से होता है। मतलब संपूर्ण समाज से होता है इसका, संस्कृति का। मतलब संपूर्ण समाज में जो संस्कृति व्याप्त है, किसी जाति, राष्ट्र के मानसिक और बौद्धिक विकास से होता है ना। तो मतलब किस तरह से विकास किया है, किस तरह से उनकी धारणाएं हैं, उनका संबंध इससे होता है। कोई जाति अपने विकास के साथ साथ कुछ विशिष्ट गुणों पर बल देने लगती है। इन गुणों के विकास में काफ़ी समय लग जाता है और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं। ऐसे संस्कार जन्य गुण संस्कृति कहलाते हैं, जिनके विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मतलब यह किसी जाति और राष्ट्र के मानसिक, बौद्धिक विकास से है। मतलब वो धीरे धीरे अपने साथ कुछ जाति अपने विकास के साथ कुछ विशिष्ट गुणों पर बल देने लगती है। तो इस गुणों का विकास करने में काफ़ी समय लग जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार के रूप में। मतलब कोई जैसे गुण अपने में अभी हम अपने संस्कार हैं, तो वो अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, तो इस तरह से उसको संस्कृति कहा जाता है। प्लस संस्कार जन्य गुण, मतलब संस्कार मानव जो संस्कार जन्य गुण है, उन्हें संस्कृति कहलाता है, जिनके विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर शब्द का हिंदू अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तम बनाना। इसकी व्याख्या करते हुए अमेरिकी विद्वान डॉक्टर व्हाइट हेड ने लिखा है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि संस्कृति का शब्द का अर्थ किससे लिया गया है? कल्चर शब्द का हिंदू अनुवाद है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तम बनाना, है ना। और इसकी व्याख्या करते हुए अमेरिकी विद्वान डॉक्टर व्हाइट हेड ने लिखा है। अभी डॉक्टर व्हाइट के हेड का आप देखिए, इसकी परिभाषा देखिए आप, इन्होंने क्या लिखा है। संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है और सौंदर्य तथा मानवीय अनुभूतियों को हृदयंगम करने का क्षमता है। मतलब
इसमें कहा गया है कि संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है, सौंदर्य तथा मानवीय अनुभूतियों को हृदयंगम करने की क्षमता है। तो ये आपको समझ में आया, एक मानसिक प्रक्रिया है, सौंदर्य मानसिक अनुभूतियों को हृदय के अंदर लाने की क्षमता है। तो ये किसने क्षमता है? तो ये किसकी परिभाषा है? डॉक्टर व्हाइट हेड की, है ना। ठीक है। फिर आता है सत्यकेतु विद्यालंकार। सत्यकेतु विद्यालंकार ने क्या परिभाषा दी है वो आपको बताती हूँ मैं। इसमें लिखा है सत्यकेतु विद्यालंकार ने इस संबंध में लिखा है कि मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग कर। सत्यकेतु विद्यालंकार ने क्या लिखा है? इस संबंध में लिखा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। तो कितनी अच्छी परिभाषा होती है कि जो नए सृजन कर्म के क्षेत्र में जो नए सृजन करता है उसे मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। ये किसने बोला है? सत्यकेतु विद्यालंकार। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है दिनकर। तो दिनकर ने क्या लिखा है? दिनकर ने लिखा है कि संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में व्याप्त है, एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार फूलों में सुगंध, दूध में मक्खन, इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। संस्कृति हजारों सालों में निर्मित होती है। तो ये देखो दिनकर ने क्या लिखा है? संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में व्याप्त हुआ है, यह आत्मिक गुण है जो मनुष्य को स्वभाव में उसी प्रकार जिस प्रकार फूलों में सुगंध, दूध में मक्खन, इस प्रकार एक या दो दिन में इसका निर्माण नहीं होता, इसका युग युगांतर में इसका निर्माण है। संस्कृति हजारों सालों में निर्मित होती है। तो अतः ये प्रत्येक देश की भिन्न होती है। अतः इसमें कहा गया है कि प्रत्येक देश की संस्कृति भिन्न होती है। तो कितना अच्छा बताया उन्होंने कि संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में व्याप्त हुआ है, यह आत्मा का गुण है, एक या दो दिन में नहीं होता, ये युग युग से संस्कृति चली आ रही उनसे प्राप्त होता है और हजारों साल से निर्मित होती है। तो एक दिनकर का कथन है। फिर इसमें डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने क्या लिखा है? डॉक्टर रामजी उपाध्याय के अनुसार संस्कृति इतिहास मानवता की प्रगति का इतिहास है। मतलब इसमें क्या बताया? रामजी उपाध्याय ने क्या बताया है? संस्कृति इतिहास मानव की प्रगति का इतिहास है। तो ये सब अलग अलग शब्दों में अपनी अपनी परिभाषाएं, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। ठीक है। फिर लिखा है E.B. टायलर के शब्दों में। E.B. टायलर ने क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति वह जटिल सभ्यता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं का समावेश रहता है जिन्हें मनु समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो एक जटिल सभ्यता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी अन्य क्षमताओं आत्तों का समावेश से मानव समाज का सदस्य होने के नाते। तो E.B. टायलर ने ये परिभाषा दी है। फिर नेक्स्ट आती है K.M. मुंशी। तो K.M. मुंशी क्या लिखते हैं कि संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। डॉक्टर भगवान दास के शब्दों में मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति का अंग बनती है। तो इसमें अपन 3-4 परिभाषाएं अपन याद कर सकते हैं। तो इसमें अपन रामजी उपाध्याय की संस्कृति इतिहास मानव की प्रगति का इतिहास है। और फिर K.M. मुंशी की बताइए, इसमें बताया है संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। ठीक है। उन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी है कि संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। डॉक्टर भगवान दास के शब्दों में क्या है? मानसिक क्षेत्र में उन्नति का सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति का अंग। मतलब मानसिक क्षेत्र में जो भी मानव की उन्नति होती है वो प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति का अंग है। फिर इसमें आती है मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार। तो ये परिभाषा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार किसी समाज राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियां ही संस्कृति हैं जिनसे राष्ट्र समाज परिचित होता है। तो कितनी अच्छी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है
किसी समाज और राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ संस्कृति है जिनसे राष्ट्र समाज परिचित होता है ना। तो ये परिभाषा मैथोडोलॉजी दी है ना। नेक्स्ट परिभाषा है शिवदत्त ज्ञानी की। शिवदत्त ज्ञानी ने लिखा है, किसी भी राष्ट्र की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का विकास संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। तो ये शिवदत्त ज्ञानी की, किसी भी राष्ट्र की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का विकास संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से संस्कृति की परिभाषा दी है। तो वस्तुतः मानव के जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहा जाता है। तो अब अपन यहाँ ये देख सकते हैं कि वस्तुतः मानव के जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहा जाता है। तो इसमें आपको समझ लेना कि जाति के जो संस्कार होते हैं उन्हें संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हरिदत्त वेदालंकार ने संस्कृत के निर्माण की प्रकार उदाहरण दिया है। संस्कृत की तुलना ऑस्ट्रेलिया के निकट, उन्हें किससे तुलना की है? श्री हरिदत्त वेदालंकार ने संस्कृति निर्माण के प्रकार का उदाहरण दिया है। जो इस तरह संस्कृति की तुलना ऑस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूंगे की भीमकाय चट्टानों से की है। मूंगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए, फिर नए कीड़ों से घर बनाए गए, उनका भी अंत हो गया। उसके बाद अगली पीढ़ी ने यही किया। यही क्रम हजारों वर्षों तो इन सब मूंगों के नन्हे घरों से परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टान का रूप धारण कर लिया। और संस्कृति का निर्माण भी इसी प्रकार धीरे धीरे होता है। मतलब कहा है कि संस्कृति का निर्माण धीरे धीरे होता है। अब आता है ये संस्कृति, आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है। मानव द्वारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का विकास जो होता है उसी को संस्कृति का, मतलब अपन जो अपनी जो कला, संस्कृति, समाज के कानून, प्रथा, ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथा, ऐसी अन्य क्षमताओं को संस्कृति कहा गया है। तो संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। ठीक है। अब है सभ्यता और संस्कृति में अंतर, है ना। तो इसमें क्या अंतर है? सभ्यता और संस्कृति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। सामान्यतः सभ्यता की तुलना शरीर तथा संस्कृति की तुलना आत्मा से की जाती है। तो क्या होती है? सभ्यता और संस्कृति घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है ना। और सभ्यता की तुलना शरीर और संस्कृति की तुलना किससे? आत्मा से की जाती है। ये एक दूसरे के बिना महत्वहीन माना जाता है, मतलब एक दूसरे के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे CEM जोड़ ने अंतर बताते हुए क्या लिखा है? दोनों में क्या अंतर है? किसने? CEM जोड़ क्या लिखा है? अंतर बताते हुए लिखा है, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन व्हाट वी मेक। मतलब कल्चर वो है जो हम क्या हैं, सिविलाइजेशन वह है कि हम क्या बनाते हैं। तो ये उन्होंने इसकी परिभाषा, CEM जोड़ ने इनकी परिभाषा दी है ना। सभ्यता बाहरी व संस्कृति आंतरिक विकास दर्शाती है। सभ्यता मानव जीवन के विकास की चर्चा, सांस्कृतिक गुणों का परिचय कराती है। ठीक है। ये उन्होंने इसकी परिभाषा बताई है। क्या बताइए? सभ्यता बाहरी व आंतरिक, सभ्यता क्या दर्शाती है? सभ्यता बाहरी व आंतरिक विकास दर्शाती है। सभ्यता मानव जीवन के विकास की चर्चा, संस्कृति उसको गुणों का परिचय कराती है। तो यहाँ दोनों में क्या अंतर हो गया कि सभ्यता बाहरी व संस्कृति आंतरिक विकास को सभ्यता बाहरी विकास को दर्शाती है, जबकि संस्कृति आंतरिक विकास को दर्शाती है। मानव सभ्यता जीवन को विकास, चर्चा, संस्कृति उसको गुणों का परिचय करती है। तो जीवन के विकास की चर्चा करती है सभ्यता, और सभ्यता और ये क्या, संस्कृति उसके गुणों का परिचय बताती है। तो ये किसने बताया है? CEM जोड़ ने। फिर नेक्स्ट है बैजनाथपुरी। तो बैजनाथपुरी ने इन दोनों में अंतर बताते हुए लिखा कि संस्कृति का अभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य है। वही सेम जैसे CEM जोड़ के संस्कृति अभ्यंतर मतलब आंतरिक है, सभ्यता बाह्य है। संस्कृति का अपनाने में देर लगती है, पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति युगों का प्रोसीजर है, बल्कि सभ्यता को तुरंत अनुकरण कर सकते हैं। तो सभ्यता का अनुकरण हम सरलता से कर सकते हैं। संस्कृति का संबंध निश्चय धार्मिक विश्वास से, सभ्यता सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से
बंधी हुई है। तो ये दो उन्होंने बताई है CEM जोड़ ने। CEM जोड़ ने क्या लिखा है, सभ्यता बाहरी, संस्कृति आंतरिक विकास को दर्शाती है। सभ्यता मानव जीवन की विकास, संस्कृति अपने गुणों का परिचय। इसी तरह दोनों को बैजनाथपुरी ने लिखा है कि संस्कृति अभ्यंतर है, सभ्यता अभ्यंतर मतलब आंतरिक। संस्कृति अपनाने में देर लगती है पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध निश्चय धार्मिक विश्वास से, सभ्यता का सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से बंधी हुई है। अब आती है भारतीय संस्कृति के क्या क्या विषय। तो ये आपको समझ में आ गया कि सभ्यता संस्कृति में क्या अंतर है। ठीक है, जो अपने कला, आचार विचार, कानून, ज्ञान, विश्वास, ये सभी किस में आते हैं जो सारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और एक भौतिक रूप से जीवन जीने की कला को सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। तो अब आता है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं ये आपको बताया जाएगा। तो भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है, इसकी संस्कृति श्रेष्ठतम है। जब समूचा विश्व अंधकार में डूबा था तब भारत अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाश दे रहा था। मिस्र, सुमेर, बेबीलोन, यूनान, रोम आदि सभ्यताएं भले ही समाप्त हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। तो क्या जीवित है? भारतीय संस्कृति आज भी जीवित हो। इसमें किसने लिखा है? सर इकबाल के शब्दों में। सर इकबाल के शब्दों में, यूनान, मिस्र, रोम मिट गए यहाँ से। यूनान, मिस्र, रोम मिट गए यहाँ से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये किसने लिखा है? ये सर इकबाल ने लिखा है। यूनान